आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिकर्जन। और जैसा कि आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, तो आज हम ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर जब फंक्शन कॉल होता है तो वो किस तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सी प्लस प्लस का फंक्शन माय फंक्शन के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ योर्स फंक्शन, ठीक है। तो यानी आप किसी एक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर दूसरी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके अंदर आप फंक्शन ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। मसलन माय फंक्शन के अंदर आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो है योर्स फंक्शन, ठीक है। और जब आप योर फंक्शन कॉल करेंगे तो आपका माय फंक्शन जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देगा और एक मेमोरी के अंदर एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट योर फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जो ही योर फंक्शन, दिस इज़ योर फंक्शन, जो ही योर फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो वो अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा दोबारा, और वहाँ से जहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन सस्पेंड हुई थी वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म है किसी भी फंक्शन के अंदर आप किसी और फंक्शन को कॉल करते हैं। सिमिलरली अगर ये माय फंक्शन किसी मेन फंक्शन के अंदर कॉल हुआ होता, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम मैकेनिज़्म के थ्रू एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे ऊपर माय फंक्शन एग्जीक्यूट होता और उसकी एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन के अंदर आप एक और अगर फंक्शन कॉल करते तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फंक्शन होता, ठीक है, और वो भी कॉल हो रहा था इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, तो वो भी अपने इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होता और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती तो अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता बैक टू द सेम प्लेस वेयर इट कॉल, ठीक है। और सिमिलरली जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देता तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता आगे। तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है वो ये वाला है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट सबसे पहले इसकी हुई है, ठीक है। कंप्लीट किस सबसे पहले ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, दिस इज़ द बेसिक फंक्शन एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें एक्चुअली फंक्शन एग्जीक्यूशन ही करनी है, लेकिन है क्या सी प्लस प्लस में, क्या है सी प्लस प्लस में है कि एनी फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन, ठीक है। ये तो हो सकता है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि अ फंक्शन कैन even call itself? yes, it is possible, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल, ठीक है, रिकर्सिव कॉल। मिसाल के तौर पे अगर एक फंक्शन मैंने कॉल किया है माय फंक्शन, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के अंदर आपने दोबारा अपने ही फंक्शन को कॉल कर लिया है तो वो इस एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करेगा, ठीक है। और इसकी अगर कोई लोकल वैल्यू है उसको स्टैक फ्रेम में सेव करेगा और फिर इसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन,
ठीक है। और इसी तरीके से ये एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा और ये फिर इसी तरह कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा बैक टू द प्रीवियस एग्जीक्यूशन प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड फंक्शन। ठीक है, तो तरीक़ाकार वही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सी प्लस प्लस के अंदर किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, जबकि रिकर्जन के अंदर या रिकर्सिव कॉल के लिए आप अपनी ही डेफिनेशन के अंदर अपने ही फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। तो रिकर्सिव कॉल क्या हुई? अ फंक्शन कॉल इन विच द फंक्शन बीइंग कॉल्ड इन द सेम एज द वन मेकिंग द कॉल। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ। ठीक है, तो एक्चुअली फंक्शन जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ इवन रिकर्जन इज़ अ पावरफुल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, अच्छा, आइट्रेशन से क्या मुराद थी? आइट्रेशन फ़र्ज़ करें हम लूप्स यूज़ कर रहे थे, वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप। ठीक है, तो हम लूप जो है वो बेसिकली उसका पर्पज़ और इसका पर्पज़ मिलता जुलता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेज के ऊपर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सी प्लस प्लस में फंक्शन किस तरीके से दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और सी प्लस प्लस के अंदर अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आप अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो उसको हम रिकर्सिव कॉल कहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली रिकर्जन इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोसीजर एंड फंक्शन कॉल देमसेल्फ। ठीक है, तो ये है रिकर्जन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, अगर यहाँ देखें आप, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो डेफिनेशन क्या है? एन एल्गोरिदम दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्जन। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी, और बेसिकली यू कैन सॉल्व स्मॉलर प्रॉब्लम डायरेक्टली थ्रू रिकर्जन। अप्रोच क्या है बेसिकली कि आप स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी लार्ज प्रॉब्लम को आप स्मॉलर सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिकर्सिवली, और फिर इसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है डिवाइड एंड कंकर की। जब आप मर्ज सॉर्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और जब मर्ज सॉर्ट को हम डिस्कस करेंगे तो डिवाइड एंड कंकर का भी जिक्र करेंगे। उसमें होता ये था कि एक प्रॉब्लम जो है उसको हम सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सब प्रॉब्लम है, और ये भी एक सब प्रॉब्लम है जो इससे प्रोड्यूस हुई है, और फिर इस सब प्रॉब्लम को हम मज़ीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर इसका एक आसान मेथड से इस सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट सोल्यूशन फ्रॉम सोल्यूशंस। ठीक है, हमने सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया मज़ीद सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और फिर इनके सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किए इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड कंकर में एक्चुअली देयर इज़ अ मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। ठीक है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू ही उसे सॉल्व करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम जो है, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करके किस तरीके से उसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ डेफिनेशन इन विच समथिंग इज़ डिफाइंड इन द टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है रिकर्जन की, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हम स्मॉलर वर्जन के थ्रू एक लार्ज प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी रिकर्सिव डेफिनेशन एक ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन है कि हम एक बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके करते हैं। अब इसकी मिसाल देखें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक सम ऑफ सीरीज़ चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को सॉल्व करना है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसको ऐड करना है। तो इस प्रॉब्लम को आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन थ्रू रिकर्जन इन द डेफिनेशन वेयर आई विल डिवाइड दिस बिगर प्रॉब्लम इन अ स्मॉलर प्रॉब्लम। कैसे? मसलन अगर 5 का मुझे सम चाहिए तो मुझे 4 का पहले सम चाहिए,
और अगर ये n है तो मुझे n-1 का सबसे पहले चाहिए, और अगर ये फिर n है तो फिर मुझे 3 का सम चाहिए 4 के साथ। तो दैट इज़ हाउ वी विल सॉल्व राइट नाउ, और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो रिकर्जन के बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। रिकर्जन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी अगर आप रिकर्जन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक है बेस केस, ठीक है, और एक है जनरल केस। ठीक है, यानी आप कैसे करेंगे रिकर्जन को सॉल्व कैसे करेंगे। टू डू द रिकर्जन वी शुड नो द फॉलोइंग, द बेस केस एंड द जनरल केस। ठीक है, या इसको हम समटाइम रिकर्सिव केस भी कहते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो द बेस केस से क्या मुराद है? बेस केस से मुराद ये है कि जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन जो हो मालूम हो और वो नॉन रिकर्सिवली सॉल्व हो। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है 5 का, तो आपको ये पता है कि 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, या 0 का जो फैक्टोरियल होता है, ठीक है, वो 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी 1 होता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ये आपको नॉन रिकर्सिवली पता है। यानी नॉन रिकर्सिवली से मुराद ये है कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो ये 5 × 4 का एक्चुअली फैक्टोरियल है। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको एक स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 4 का फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है तो वो 4 × 3 का फैक्टोरियल है एक्चुअली। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे और इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हम इसी के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिकर्जन के लिए आपको उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। उसके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास बेस केस है, दूसरा आपका जनरल या रिकर्सिव केस है, जहाँ पे रिकर्सिव कॉल एक्चुअली होती है। तो बेस के अंदर आपको पता होता है कि आपने रिकर्जन को एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, यू शुड नो हाउ टू एग्जिट। ठीक है, या आपकी जो रिकर्जन है वो ब्रेक कैसे होगी। ठीक है, ये आपकी बेस केस है। ठीक है, अभी जैसे आपने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है, तो उसका एक बेस केस था। ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसको मैप करते हैं रिकर्जन के साथ। ठीक है, तो रिकर्जन के अंदर बेसिकली आपका जो बेस केस है वो है द केस फॉर विच द सोल्यूशन कैन बी स्टेटेड नॉन रिकर्सिवली। दिस इज़ द बेस केस। नॉन रिकर्सिवली तभी होगा जब आपको उसका आंसर पता होगा। द केस फॉर विच द आंसर इज एक्सप्लिसिटली नोन। ठीक है, जब आपको पता है कि इसका आंसर क्या है तो आपको उसको दोबारा स्मॉलर प्रॉब्लम में करके मल्टीपल यानी 5 का अगर फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आपने 4 का फैक्टोरियल, यू डोंट रिक्वायर अ स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ हमने अभी शुरू में जिक्र किया यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू 1 और मोर सब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व रिकर्सिवली। तो हमने एक लार्ज यानी 5 के फैक्टोरियल को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड किया, और 4 को हम डिवाइड करेंगे 3 के फैक्टोरियल में, उससे भी स्मॉलर में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ये ऑलरेडी पता है बेस केस के अंदर, यानी बेस केस का जो पार्ट है उसके अंदर आपको पता है कि आपका जो एग्जिट कोड क्या है एक्चुअली, हाउ वुड। देखें, अब जैसे मैंने आपको यहाँ एक मिसाल दी कि आप किसी फंक्शन को, जब किसी फंक्शन की डेफिनेशन में अपनी ही फंक्शन को कॉल करते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ये क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा या इनफाइनाइट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने कोई भी बेस केस इनकॉर्पोरेट नहीं की। वी डू नॉट हैव अ बेस केस जहाँ पे हम एग्जिट कोड लिख सकें। ठीक है, हम एग्जिट कर सकें इस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर, और वो तभी होगा जब हमारे पास उसका आंसर नॉन होगा एक्सप्लिसिटली। ठीक है, या हमें नॉन रिकर्सिवली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन पता हो। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे
कि जब भी आप रिकर्जन के लिए फंक्शन लिखें तो उसके दो जो जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें दो पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक है आपका बेस केस और एक है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं स्मॉलर वर्जन के अंदर, ठीक है। यानी द केस फॉर विच द सोल्यूशन इज़ एक्सप्रेस इन अ स्मॉलर वर्जन। यानी अगर आपने 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना था तो आपको सबसे पहले 9 का चाहिए, ठीक है, और फिर उसके लिए आपको 8 का फैक्टोरियल चाहिए, उसके लिए 7 का चाहिए, उसके लिए 6 का चाहिए, और फिर करते करते आपको ये वाले। यानी अगर आपने पावर फाइंड करनी है, x की पावर n फाइंड करनी है और x की पावर n के लिए आप 5 यानी पावर फाइंड करना चाह रहे हैं, फर्ज करें x की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है, तो 3 पावर 5 चाहिए, तो आपको 3 पावर 5 के लिए पहले रिक्वायर्ड क्या है 3 पावर 4, फिर रिक्वायर्ड है 3 पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से एक बिगर प्रॉब्लम को आप स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप कैसे होगा। फॉर एग्जांपल जब कभी भी आप फंक्शन लिखते हैं, फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ वही वाला माय फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आम तौर पे इफ़ की कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं आप, ठीक है, ठीक है, और यहाँ एल्स का पार्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं आप, एक्चुअली जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आपका केस है इफ़ वाला, ये आपका पार्ट होता है बेस केस, ठीक है। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये वाला आपका बेस केस होगा, और ये वाला जो एल्स वाला आम तौर पे पार्ट होता है ये आपके पास जनरल केस होता है, या हम इसको कहते हैं रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस जहाँ पे एक्चुअली रिकर्सिव कॉल होती है, यानी फंक्शन अपनी डेफिनेशन को खुद कॉल करता है, ठीक है। और इस तरह की रिकर्जन को हम कहते हैं टेल रिकर्जन, ठीक है, जहाँ बेस केस जो है जो जनरल केस है वो लास्ट लाइन में लिखी जाती है, ठीक है, जहाँ पे लास्ट लाइन में आप रिकर्सिव कॉल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे पूरी फंक्शन की डेफिनेशन की जो लास्ट लाइन है, ठीक है, वो रिकर्सिव कॉल होती है, रिकर्सिव कॉल, ठीक है। और इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं टेल रिकर्जन, ठीक है, टेल रिकर्जन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेल रिकर्जन, ठीक है। अभी हम एग्जांपल भी करते हैं इसको और उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे हम x की पावर n की ही मिसाल लेते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसकी जो प्रोटोटाइप है वो होगा इंटीजर, उसका नाम होगा पावर, ठीक है, और उसमें दो आर्गुमेंट पास होंगे, एक इंटीजर x होगा और एक इंटीजर n होगा। यानी चूँकि हमें x की पावर n चाहिए तो ये दोनों हम आर्गुमेंट पास करेंगे। फ़र्ज़ करें एक आर्गुमेंट इसमें आ जाता है x की वैल्यू 5 होती है और n की वैल्यू 3 होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसकी डेफिनेशन में 5 की पावर 3 फाइंड करनी है, यानी 5 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं। एक्चुअली ये सॉल्व कैसे होगा, ये होगा ऐसे कि पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि रिकर्जन बेसिकली कैसे डिवाइड होती है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड हमने ये समझ लिया है कि रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, पहले बेस केस है फिर जनरल केस है, ठीक है, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ताकि फंक्शन की जब हम फंक्शन कॉल करें तो हमें पता हो कि हमें हमारा जो नोन आंसर है वो है क्या और हमने फंक्शन से बाहर कैसे आना है, ठीक है। अब हम दोबारा जो शुरू में जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इस आर्किटेक्चर को समझने के बाद हम ये चीज़ भी समझते हैं कि मैथमेटिकली बेसिकली आपने देखा होगा कि एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि आप
रिकर्जन को बेसिकली क्या करते हैं, गिवन प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, और बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है रिकर्जन का, रिकर्जन का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किसमें, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं किसको, बिगर प्रॉब्लम को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, मैं जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में करते थे, आपको याद होगा PMI, क्या करते थे हम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम क्या करते थे, हम करते ये थे कि हम टेस्ट करते थे किसी भी फंक्शन को। कैसे हम टेस्ट करते थे कि अगर कोई मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर कोई n=1 अगर स्टेटमेंट है एक ऐसी जो कि ट्रू है, ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि n k के लिए भी ट्रू होती थी, ठीक है। हम ये अज्यूम करते थे, एक्चुअली ये अजम्पशन नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक लॉजिक थी। लॉजिक ये थी कि हम ये कहते थे कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो कोई किसी कांस्टेंट के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। और अगर किसी कांस्टेंट के लिए ट्रू है तो फिर हम ये प्रूव करते थे कि nk+1 के लिए भी ट्रू होती थी, ठीक है। तो एक्चुअली लॉजिक क्या थी बेसिकली कि ये हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू था ना, हम टेस्ट करते थे, हम कहते थे कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा बेस केस है जिसमें हम इसको ट्रू साबित कर रहे हैं, और अगर ये ट्रू है तो के भी ट्रू होगा, कोई कांस्टेंट भी ट्रू हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये हमारा था एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स द बेस केस। हम क्या करते थे, हम ये अज्यूम करते थे कि अगर 1 के लिए है तो इसके लिए भी, ठीक है, तो ये हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते थे, ठीक है, ये हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म होती थी, ठीक है। तो बेस केस की तरफ हमने के को वापस लेके जाना होता था, ठीक है, और हम ये कहते थे कि अगर ये भी ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या कहते थे कि ये अगर ट्रू है तो फिर इसका मतलब है k+1 के लिए अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है ये n के लिए भी ट्रू है, ऐसे ही कहते थे ना हम। तो ये बेसिकली क्या थी, ये हमारी एक तरह की ये थी रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी वे में हम रिकर्जन को बेसिकली कॉल करेंगे। देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस केस लिखेंगे जहाँ पे हमें पता होगा कि आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, आंसर जो है वो क्या है, नोन है, ये नोन आंसर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम कहते थे कि आप k+1 को इम्प्लीमेंट करके देखें तो ये n=1 और n=k के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू कन्विंस यू और नॉट, बट अभी हम इस एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो शायद आपको वो भी समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें मुझे x की पावर n सॉल्व करनी है, जिसमें मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैंने फाइंड करना है 3 की पावर 4। तो एक्चुअली जो 3 की पावर 4 है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये है 3 × 3 की पावर 3, यानी आपने क्या किया, इस लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल में डिवाइड कर दिया। अच्छा, जब आपने 3 की पावर 3 फाइंड की तो इसका मतलब है कि ये जो 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ठीक है, और 3 की पावर 2 जो है वो 3 की पावर 1 है,
और 3 की पावर 1 जो है वो है 3। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आप एक बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके, ठीक है ना, आपने क्या किया, 3 की पावर 4 को डिवाइड कर दिया 3 की पावर 3 में, 3 की पावर 2 में और 3 की पावर 1 में, ठीक है। और उसको डिवाइड करते करते आपने इस बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग दिस स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसको हम कोड लिखते हैं, देखें, और कोड में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस केस कौन सा होगा और आपके पास जो जनरलाइज केस है या रिकर्सिव कॉल इसमें से कौन सी होगी। फ़र्ज़ करें मैंने ये फंक्शन लिखा पावर के नाम से, इसमें एक इंटीजर x और एक इंटीजर n पास किया, ठीक है। ये x मैंने पास किया किस लिए, ये आपका बेस है, ठीक है, ठीक है, बेस केस नहीं है बल्कि बेस है, और ये आपकी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ठीक है। यानी अगर 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है बेस आपका 3 है और जो एक्सपोनेंट है वो है आपका 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, यानी पावर जो है वो 2 एक्सपोनेंट से मुराद, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, आई विल राइट अ बेस केस, ठीक है। नॉन आंसर इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो इसका मतलब है कि रिटर्न कर दो x को। क्या मतलब हुआ, मतलब ये है एल्स, इसका मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू अगर 3 की पावर 1 होगी तो आंसर 3 होगा, यानी x की पावर 1 है तो आंसर x होगा। यानी किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 1 होगी तो वही एलिमेंट रिटर्न होगा, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें अगर 3 की पावर 5 है तो फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसी फंक्शन की लोअर पावर के साथ, यानी n-1 के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखूँ, ये क्योंकि ओवर राइट हो गया, मैं भी आपको ये नहीं समझ आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या हो रहा है, ये है आपका, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये आपकी है रिकर्सिव कॉल, ठीक है। और ये जो है आपका जो है ये है आपका बेस केस, ठीक है। और ये क्या है, रिकर्सिव कॉल या रिकर्सिव केस, या इसका एक और हमने नाम पढ़ा था जनरल केस, ठीक है। और जनरल केस में आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है ये एग्जैक्टली टेल रिकर्जन की है, जहाँ पे आपके पास लास्ट स्टेटमेंट जो है वहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली वी आर रिप्लेसिंग लूप विद द रिकर्जन, ठीक है। तो अगर हम इसको आइट्रेशन से करते तो कैसे करते, वो भी यहाँ भी मैं कोड लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर पावर इंटीजर x इंटीजर n, ठीक है। दो आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, x बेस है और n उसकी पावर है, ठीक है। तो आइट्रेशन में मैं क्या करता, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता इंट पावर के नाम से, उसको 1 से, ठीक है, ताकि कोई गार्बेज कलेक्टर ना ले, और साथ ही फॉर लूप लगाता और मैं लिखता इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाए क्योंकि n पावर है, क्योंकि मुझे n तक मल्टीपल रिक्वायर्ड है। और फिर मैंने करना था पावर इज़ इक्वल टू पावर इनटू x, यानी x को मल्टीप्लाई करे पावर टाइम जो भी है, ठीक है। तो ठीक है, और फिर आखिर में रिटर्न कर दे किसको, पावर को। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है आइट्रेटिव अप्रोच, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइट्रेटिव अप्रोच, ठीक है, आइट्रेटिव अप्रोच टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपने मुझे सिर्फ ये बताना है
का आइटरेटिव अप्रोच वर्सेस रिकर्सिव अप्रोच, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, ठीक है इसकी, ठीक है, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमने एक्सपेरिमेंट, अब एक और एग्जांपल करेंगे हम, जिससे हम इसको दोबारा से मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको ये इसकी दोबारा समझ आ जाए, ठीक है। क्या मैंने लिखा था, ये पेज 5 है हमारा, ठीक है। मैंने लिखा था इंटीजर पावर इंटीजर x इंटीजर n, दो आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच में। अगर n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो x को, एल्स रिटर्न कर दें आप x स्टैरिक, दोबारा रिकर्सिव कॉल, यानी अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, और x n-1, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गई। तो जैसे मैंने ये कहा था कि ये आपका बेस केस है, और ये आपकी जो है ये कॉल जो है, इसको हम कहेंगे रिकर्सिव कॉल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब ये कॉल कैसे होगा, ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, और ये भी देखते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, सबसे पहले आपने फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे आपने एज आ आर्गूमेंट 3 पास किया और यहाँ पे 4 पास किया, तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि 3 पावर 4 फाइंड करें, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए और उसका आंसर आना चाहिए 81। तो ये 81 कैसे आएगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये 3 एज आ आर्गूमेंट इसमें पास हुआ है, ठीक है, तो ये 3 इंटीजर 3 इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये एल्स के पार्ट में चला जाएगा। एल्स क्या करेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेगा और फिर दोबारा फंक्शन कॉल करेगा पावर का विद अ न्यू आर्गूमेंट, वो क्या है xn-1। x वही 3 है और n-1 क्या होगा इस दफ़ा 4 है, तो 3 एज आर्गूमेंट पास होगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब 3 है, पहले 4 था, तो नेक्स्ट टाइम इसमें आर्गूमेंट 3 आ जाएगा और इसमें भी 3 होगा, 3 और 3। तो फिर ये क्या करेगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेगा पावर x और 2 एज आर्गूमेंट पास करेगा, यानी 3 की पावर 2, और ये फिर क्या करेगा 3 इंटू पावर x1, ठीक है। तो ये 3 पावर 1, यानी ये 3 स्टेरिक पावर, ये पावर 1 जब कॉल करेगा तो x रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया, जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे 3 जो है, यानी इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट है, यानी ये यहाँ पे क्या करेगा, ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 है और अब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है, ये अपनी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करेगा, जबकि ये अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फंक्शन आपने कॉल किया, जब पावर का फंक्शन आपने ये वाला फंक्शन पावर का कॉल किया, तो इसने अपनी एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर दी, और पावर की फंक्शन ने एग्जीक्यूशन यहाँ 3 4 आर्गूमेंट के साथ, यहाँ 3 3 आर्गूमेंट के साथ एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। जब पावर का फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, तो उसने अपने 3 2 आर्गूमेंट के साथ एग्जीक्यूशन शुरू कर दी, ठीक है, जब तक कि ये 3 1 नहीं आया, क्योंकि जब तक ये वाला आपके पास बेस को केस नहीं होगा, तो ये यहाँ से एग्ज़िट नहीं करेगा, वरना ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा। जब 3 1 आया, ठीक है, तो उसने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया इसको, इसकी एग्जीक्यूशन, फिर इसने इसको कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, और इस तरह इसको एग्जीक्यूशन के लिए इसने अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप बड़े अच्छे तरीके से इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि जो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ है वो सबसे आखिर में कंप्लीट हुआ है, जो दूसरे नंबर पे कॉल हुआ है वो सेकंड लास्ट या टाइम पे कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन उसकी। तो ये बिल्कुल स्टैक की फॉर्मेट में एग्जीक्यूशन होती है इसकी, ठीक है, यानी एग्जीक्यूशन बिल्कुल हीप बेस्ड होती है या स्टैक की तरह होती है कि ये आगे एग्जीक्यूशन आगे की तरफ जाती है और फिर वापस आ जाती है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना, ठीक है।
इट इज़ नॉट अ स्टैक बाय द वे, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन जो है बिल्कुल स्टैक में जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है उसी तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिकर्जन काम कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको शुरू में एक्सप्लेन किया है, पहले पेज के अंदर ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन एग्जीक्यूशन होती कैसे, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा है कि C++ के अंदर एक फंक्शन को आप फंक्शन की डेफिनेशन में दूसरे फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, ये फंक्शन अपने अंदर ही कॉल होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस जो है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ है वो अपनी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देगा, ठीक है, राइट। तो एक्चुअली I want to say कि to truly understand how recursion work we need to first explore how any function call works, right? When a program call a subroutine function, the current function must be suspended its processing. The current function must be suspended its processing, ठीक है। To call the function, then take our control of the program. When the function is finished, it needs to return to the function that is called. जब ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देगा तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, और ये वाला फंक्शन दोबारा वेकअप होगा एंड इट विल कंटिन्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। दैट इज़ हाउ सेम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टेक्निकल बात है जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो ये है, एंड दैट इज़ यानी इन दिस इंटरेक्शन unless changed through the call by reference, all the local data in the calling model must remain unchanged. यानी अगर फ़र्ज़ करें इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कोई भी एक आर्गूमेंट एज अ रेफरेंस पास हो तो वो ओरिजिनल जो लोकल वेरिएबल है उसके कंटेंट्स को चेंज कर देगा। जैसा कि आपको पता है कि रेफरेंस के अंदर आपकी ओरिजिनल कंटेंट्स जो है वेरिएबल के वो चेंज हो जाते हैं। तो रिकर्सिव कॉल में ये इस चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है कि फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 अगर n इक्वल टू 0 हो और n इंटू फंक्शन ऑफ n-1 होता है एल्स, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, समबडी नो? ठीक है, ये वैसे n जो है तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं? डज एनीबडी नो? ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास मैंने n का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो n का फैक्टोरियल होता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मैंने n-1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल होगा। और अगर मैंने n-2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल होगा, सो एंड सो ऑन। तो आम तौर पे रिकर्जन जो है बेसिकली रिकर्जन जो है वो आम तौर पे आपने देखा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जिस तरह क्वेश्चन होते हैं या ऐसे फार्मूला जिसमें किसी स्पेसिफिक इंटरवल में एलिमेंट आते हैं, आप रिकर्जन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी नोड पे और आप दो डायरेक्शन में कैलकुलेशन करके उस नोड पे वापस आना चाहते हैं तो वो भी रिकर्जन के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकर्जन से बेसिकली आप बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं जो आपको मैं लिस्ट डाउन करके दूंगा, ठीक है, और जिसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या ये फैक्टोरियल का फंक्शन आप लिख सकते हैं? क्या ये अभी आप लिख सकते हैं? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक कोड लिखूँगा, ठीक है। उसकी ज़्यादा डिटेल में यानी यू कैन राइट अ कोड इन अ डिफरेंट वे बट आई विल राइट इन अ वेरी बेसिक वे, ठीक है। आपको एक इंटीजर चाहिए फैक्टोरियल का जो रिटर्न करेगा फैक्टोरियल की वैल्यू, और इंटीजर n का चूँकि आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आर्गूमेंट आप n पास करेंगे। अगर n इक्वल टू 0 है
या 1 भी अगर होता है, ठीक है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 को, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। और एल्स के केस में वो क्या रिटर्न करेगा, क्या इस n को मल्टीप्लाई करे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो ये भी टेल रिकर्जन है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की। ये क्या है, ये रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली अ बेस केस, ठीक है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे है, इसकी एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली सेम मैनर में है कि आपने फैक्टोरियल, फर्ज करें इसमें फैक्टोरियल फाइंड किया, 3 का फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें आर्गूमेंट 3 पास किया आपने 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल ऑफ 2 के साथ, ठीक है। और ये फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 के साथ, ठीक है। और ये फिर 1 को मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल ऑफ 0 के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो इसने इसको एग्जीक्यूट किया, इसको एवेलुएट किया, और जब ये इसको एवेलुएट कर रहा था तो ये इसने अपनी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर इसको लोकल वेरिएबल को सेव किया और इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको सेव किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब आपने देखा कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन शुरू की इस फंक्शन ने, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इसने एग्जीक्यूशन शुरू की, तीसरे पे इसने की, और चौथे पे इसने की, क्योंकि n 0 पे हमने एग्जिट कोड लिखा है तो 0 तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये इवेलुएट करेगा, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1, तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, इवेलुएट होगी वैल्यू 1 इंटू 1, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। जब ये रिटर्न 1 करेगा तो ये इवेलुएट होगा, इवेलुएट 2 इंटू 1, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, 2। जब ये 2 रिटर्न करेगा तो ये फिर क्या इवेलुएट करेगा, इवेलुएट करेगा, रिटर्न हो गया 2 इंटू पिछली वैल्यू थी 3 6, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि इसने एग्जीक्यूशन जिस ऑर्डर में की उसके रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट हुआ, ठीक है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन इसने की और सबसे आखिर में एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई इसकी, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट इस फॉर्म में हो रहा है और इस फॉर्म में कंप्लीट हो रहा है। ये बिल्कुल स्टैक की तरह, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि स्टैक का जैसे पुश एंड पॉप है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ठीक है, तो बस ये है बेसिक रिकर्जन, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं रिकर्जन की और फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं एक्सरसाइज, तो बल्कि मैं आपको सॉल्व भी करके दे देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकर्जन की समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मिसाल देखते हैं। आई डोंट नो कौन सा पेज है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने क्या है, द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारी 3rd, ठीक है। ठीक है, हमने क्या करना है, कंप्यूट द सम ऑफ ऑल नंबर्स, कंप्यूट या कंप्यूटिंग सम ऑफ ऑल नंबर्स between 1 and any positive integer n, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये एग्जांपल आप कर लेंगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इंटीजर सम इंटीजर n,
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस केस। अगर n इक्वल टू 1 है तो जाहिर है, देखें ना, सम ऑफ इंटीजर से क्या मुराद है, आपने फाइंड करना है, फ़र्ज़ करें इसमें आर्गूमेंट पास किया आपने 5, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो 1 के केस में तो आपको पता है कि वही x रिटर्न होगा। तो अगर n 1 है तो वो रिटर्न n कर दे, किसी और केस में तो n रिटर्न नहीं होगा ना, क्योंकि अगर 1 है तो अंडरस्टूड आई, नोन आंसर। एल्स के केस में क्या होगा, एल्स के केस में आप रिटर्न करेंगे रिटर्न n प्लस सम ऑफ, यानी अगर आपने 5 किया है तो 5 + 5 - 1 4, और फिर नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 4 + 3, यानी द एग्जीक्यूशन विल बी, फर्स्ट टाइम क्या हुआ 5 + सम ऑफ 4, नेक्स्ट टाइम 4 + सम ऑफ 3, नेक्स्ट टाइम 3 + सम ऑफ 2, नेक्स्ट टाइम 2 + सम ऑफ 1। तो 1 के केस में तो रिटर्न n हो गया, जब n हो गया तो 2 + 1 3, 3 इसको रिटर्न हो गया, 3 + 3 6 इसको रिटर्न हो गया, 6 + 4 14 and 19, ठीक है। ये हो गया 3 + 1 2 + 1 3 6 10 15, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका, जब इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो 15 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन की कुछ डिटेल में आपको, कुछ क्वेश्चन है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपने आंसर देना है। नंबर 1, आपने कंपैरिजन करना है रिकर्जन का, आपने बताना है कि रिकर्जन वर्सेस आइटरेशन, ठीक है। आपने ये बताना है कि इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है, और इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने हैं, ठीक है। दूसरा आपने ये बताना है कि रिकर्जन की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है कि रिकर्जन की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, थ्रू रिकर्जन जो सा है किसी भी लिंक लिस्ट के यानी नोड को रिवर्स करना, ठीक है, यानी रिवर्सिंग द लिस्ट, ठीक है, थ्रू आइट्रेशन एज वेल एज थ्रू रिकर्जन, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो करूँगा, ठीक है। तो आपने मुझे ये 2 चीज़ें सिर्फ बतानी है कि रिकर्जन की लिमिटेशन क्या है, और ठीक है, और एक और चीज़ भी आपने मुझे बतानी है कि रन टाइम स्टैक का क्या रोल है इन रिकर्जन, ठीक है, ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। बाय द वे, रिकर्जन की सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है वो है इसका ओवरहेड, ठीक है। यानी होता ये है कि यानी रिकर्सिव जो सॉल्यूशंस हैं में इन्वॉल्व एक्सटेंसिव ओवरहेड बिकॉज दे यूज़ कॉल, ठीक है ना। तो जब आप कॉल करते हैं तो जाहिर है आप क्या होता है, व्हेन अ कॉल इज़ मेड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ स्टैक फ्रेम एंड पुश इट ऑन टू द सिस्टम स्टैक, तो इट टेक्स टू मच टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक इसका वो है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और आपने भी मुझे थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है। चलेंगे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।